42वें संशोधन के पूर्व की स्थिति। अनुच्छेद 53 यह उल्लंघित करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो और उसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। देश के उत्तराधिकारियों की नियुक्ति उसी के द्वारा की जाए। वह देश की सेना का सर्वोच्च सेनापति है। वह विधायिका का आवासंग है। उसे किसी दोषित व्यक्ति के दंड के लिए क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। वह अध्यादेश जारी कर सकता है और आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का संपादन करने हेतु सहायता एवं मतगणना हेतु देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, कैसी सलाह दी, इसके लिए न्यायालय में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। इसमें स्पष्ट है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संवाद गोपनीय होते हैं और उसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 75 के 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के पर्यंत अपने पद धारण करेंगे तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। उपयुक्त उपबंधों से शाब्दिक निर्वचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है और वह तानाशाह बन सकता। यह सच है कि उसे मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना चाहिए, लेकिन इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि वह मंत्रणा करने के लिए बाध्य। राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के भी कार्य कर सकता है, क्योंकि क्या मंत्रणा राष्ट्रपति को दी गई है इसकी जांच न्यायालय द्वारा नहीं कराई जा सकती। अर्थात यदि राष्ट्रपति ऐसी मंत्रणा के बिना यदि कार्य करता है उस पर आपत्ति उठाई जा सकती। एलन ग्लेडहिल भी इन विचारों से सहमत कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंध दिए गए जिनका प्रयोग करके राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता। वह आपात की घोषणा करके संसद भंग कर सकता है और आसानी से कार्यपालिका शक्ति अपने हाथ में ले सकता। वह अध्यादेश जारी करके देश के लिए स्वयं कानून बनाकर प्रशासन चला सकता, मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है और देश का सर्वोच्च सेनापति होने के नाते वह अपने विरुद्ध उठी आवाज को दबाने के लिए सेना का प्रयोग कर सकता है। वह संविधान के उपबंधों की अवहेलना किए बगैर एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति भारत का वास्तविक शासन बन सकता है। लेकिन संविधान के अंतर्निहित मूल भावनाओं पर विचार करके देखा जाए तो यह मत सही नहीं है, क्योंकि हमने संसदीय प्रणाली का आदर्श रूप अपनाया है। संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि राष्ट्र का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे संविधान निर्माताओं में ब्रिटेन में प्रचलित संवैधानिक परिस्थितियों पर अधिक बल दिया था और इसी प्रकार उन्होंने संविधान में इसे स्पष्ट नहीं किया था और उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन में रूढ़ियों का पालन किया जाता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श की उपेक्षा नहीं करता। इस संबंध में उपबंध निम्नलिखित है। जो सबसे पहला है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि राष्ट्रपति ऐसी मंत्रिपरिषद के परामर्श की उपेक्षा करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो वह मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देगी, जिससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए, क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार अपने परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद रखना अनिवार्य। दूसरा, अगर राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल के पास कर देता है तो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाकर उसे हटा सकते। संसद की यह शक्ति राष्ट्रपति को तानाशाह बनने से रोक। तीसरी बात है, विधि बनाने, कर लगाने और राज्य की संचित निधि से रुपया आदि खर्च करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक। राष्ट्रपति संसदीय समर्थन के बिना कोई भी कार्य करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। इसके द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को भी संसद का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। चौथा, सन 1950 से लेकर आज तक संविधान के संचालन में स्पष्ट कर दिया गया कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या संवैधानिक प्रधान है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। इम्पोर्टेंट केस है ईवन राव बनाम इंदिरा गांधी EIR 1974 के मामले में हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि लोकसभा के विघटन हो जाने पर भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं हो। मंत्रिपरिषद प्रत्येक दशा में बनी रहती है और राष्ट्रपति को सलाह देती रहती है। 42वें संशोधन के पश्चात की स्थिति को अब हम देखते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का सलाह मानने हेतु बाध्य है। संशोधन के अनुच्छेद 74 में समाविष्ट की गई पदावली राष्ट्रपति ऐसी मंत्रणा के अनुसार काम करेगा। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट
कर दे। संशोधन के तुरंत पश्चात एक उदाहरण हमारे सामने आया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री जयंती ने मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने से आनाकानी की थी। 42वें संशोधन के उपबंध के कारण यह संकट टल गया। 44वां संशोधन 1978, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में एक परंतुक जोड़ा गया जो राष्ट्रपति को इस बात का सीमित अधिकार प्रदान करता है कि वह मंत्रिमंडल द्वारा दी हुई सलाह को समान तौर पे माने, अन्यथा उसको मंत्रिमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटा दे। किंतु ऐसे पुनर्विचार के बाद उसे सलाह दी जाती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होगा।